हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है विद्युत धारा, जिसमें आज का टॉपिक है बच्चों सेलों का समांतर क्रम संयोजन। चाहे हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ें, चाहे सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ें, चाहे संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन करने का तरीका वही है। संयोजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका दो भाग है बच्चों, एक किसी भी सेल का एक धन ध्रुव है, एक ऋण ध्रुव है। तो अपन करते क्या है, जितने भी सेल हैं उनके धन ध्रुव को एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, और बच्चों ऋण ध्रुव को एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। और फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच हम परिपथ को जोड़ते हैं, चाहे वो प्रतिरोध हो, चाहे किसी लोड को जोड़ दें, चाहे सेल जोड़ दें, कुछ भी जोड़ दें, वो आपका परिपथ है। समांतर क्रम में यही कंडीशन है। और जब श्रेणी क्रम में होता है तो पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से, दूसरा का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से, ये क्रम जोड़ते हैं। चाहे हम संधारित्र जोड़ें, चाहे प्रतिरोध जोड़ें, चाहे सेल जोड़ें, तो ये क्रम होता है, एक के बाद एक जुड़ा रहता है। जैसे पंक्ति में लाइन, जैसे मान लीजिए 12th क्लास का लाइन है और एक क्रम में बच्चा बैठा रहता है, या एक क्रम में बच्चा खड़ा है, या प्रार्थना में बच्चे खड़े हैं एक ही क्लास के, तो आपके उस श्रेणी क्रम हो गए। लेकिन जब क्लास 10th की बात करें, 12th की बात, कई सारे क्लासेस हैं, फिर वो पैरेलल खड़े रहते हैं, है ना, समांतर खड़े रहते हैं। तो समांतर क्रम में क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि जितने भी सेल हैं उसके धन ध्रुव को एक निश्चित बिंदु से और ऋण ध्रुव को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, और इन दोनों को हम एक परिपथ में या इसके साथ एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे हम बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। ये बाह्य प्रतिरोध मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि लोड, आर का मतलब यहां प्रतिरोध ही केवल नहीं हो सकता, लोड भी हो सकता है। भाई हम सेल है, इसके साथ में बल्ब जोड़ दें ना, तो हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल संभव है। तो देखिए बच्चों, सेलों के इन क्रम संयोजन में समस्त सेलों के धन ध्रुव को एक निश्चित बिंदु ए से और ऋण ध्रुवों को दूसरे बिंदु बी से जोड़कर ए और बी के बीच बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे हमने आपको इसके पहले प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ाया था, हालांकि एमपी बोर्ड से हट गया, लेकिन फिर भी पढ़ा देता हूं। कारण ये होता है क्योंकि हो सकता है दूसरी स्टेट का बच्चा देख रहा हो तो उसको डाउट ना लगे कि सर हमारे सिलेबस में आपने पढ़ाया नहीं, इसलिए पढ़ा देता हूं। तो जब भी हम प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं, सेल जोड़ते हैं बच्चों, तो इनके ए और बी एक दो बिंदु फिक्स बिंदु है ना, दो बिंदु फिक्स बिंदु है। तो इनके बीच जो विभवांतर है, यहां पे हम विद्युत वाहक बल का प्रयोग करेंगे कि सेल है, तो यहां पर ए और बी के बीच जो विद्युत वाहक बल फिक्स है, मतलब ए और बी के बीच जो विद्युत वाहक बल होगा वही इन सेलों का विद्युत वाहक बल होगा। तो हम मान के चलते हैं कि जितने भी सेल हैं सभी का विद्युत वाहक बल ई है, इन टोटल विद्युत वाहक बल ई ही होगा, कुल विद्युत वाहक बल। क्योंकि भाई ए और बी के बीच जो विद्युत वाहक बल होगा इनका कुल मिलाकर के उतना ही विद्युत वाहक बल होगा। समझ रहे हो ना, मतलब फिक्स है, सबका समान है, अलग हो ही नहीं सकता है। मतलब टोटल जो विद्युत वाहक बल होगा ए और बी के बीच होगा वही कुल विद्युत वाहक बल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यानी कुल विद्युत वाहक बल हम एन ई नहीं कर सकते कि एक का ई होगा तो एन गुणे ई, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच फिक्स विद्युत वाहक बल ई है। तो कुल विद्युत वाहक बल मतलब ये सेलों के समांतर क्रम संयोजन में कुल विद्युत वाहक बल मैं आपसे कहूंगा तो आप बता देना, कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो आप कह सकते हो कि सर यदि हमने ई लिया है दो बिंदुओं के बीच तो वो आपका ई ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध, जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन आपने पढ़ा होगा कि भाई संयोजन का आंतरिक प्रतिरोध, अब भाई यहां पे एक फार्मूला लगेगा, आंतरिक प्रतिरोध आर डैश हो तो यहां पे देखिएगा समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध होंगे उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, कहां तक है, मान लीजिए आर एन है। अब सभी का प्रतिरोध आर ही हो तो फिर क्या होगा, तो फिर कहोगे सर 1/r 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 कितने बार, एन बार। भाई सबका प्रतिरोध समान है ना, सही है कि नहीं, सबका प्रतिरोध समान है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध सबका आर आर है। तो फिर इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां पर बच्चों एक को 2 बार जोड़ोगे 2 आएगा, एक को 10 बार जोड़ोगे 10 आएगा, एक को 15 बार जोड़ोगे 15 आएगा, तो एक को n बार जोड़ोगे तो n आएगा, तो n/r। तो r डैश बराबर, इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर दो, r/n। ये आपका जानते हैं क्या आया है, आंतरिक प्रतिरोध। भाई प्रत्येक सेल का प्रतिरोध स्मॉल आर है, मान के चलते हैं,
तब भाई ये तो समांतर क्रम में जुड़े हैं सर, तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ता है, तो 1/R करके निकालेंगे। तो 1/R धन 1/R धन 1/R कितने हैं, तो n है, तो n बार। एक को जोड़ो 10 बार तो 10 आता है, एक को जोड़ो 20 बार तो 20 आता है, एक को जोड़ो 30 बार तो 30 आता है, तो एक को n बार जोड़ेंगे तो n आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए माना n सेल समांतर क्रम में जोड़ेंगे, प्रत्येक का विद्युत भाग बल E, तो कुल विद्युत भाग बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। ठीक है, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध R है, तो संयोजन में तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश, R डैश तुल्य है, टोटल है, तो 1/R धन 1/R धन 1/R तो कितना हो जाएगा n बार। ठीक है, तो n/R हो जाएगा, तो R डैश मतलब संयोजन का टोटल कुल प्रतिरोध निकालना है, तो R/n आ गया। अब आपका एक फार्मूला बिल्कुल पॉपुलर फार्मूला है ओम के नियम से कि भाई धारा I बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा सर, ये तो कुल आंतरिक प्रतिरोध था, और परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना बाह्य प्रतिरोध और कितना आंतरिक प्रतिरोध है। तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है और आंतरिक प्रतिरोध R/n है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपका I होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो कुल विद्युत वाहक बल आपका E है, कुल विद्युत वाहक बल आपका E है, और कुल प्रतिरोध कितना है R/r धन n। इसको n को ऊपर ले जाएंगे तो Ne हो जाएगा बच्चों, इधर गुणा होगा NR + R। एलसीएम लेने के प्रोसेस में ये फार्मूला निकल कर आया गया। ठीक है भाई, इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कर दो, सिंपल है। एलसीएम लेंगे बटे में आएगा, ऊपर जाकर गुणा होगा, ये प्रोसेस आ गया, तो ये धारा का मान निकल कर आ गया। समझ में आया कुछ कि भाई परिपथ का कुल प्रतिरोध, भाई आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों को जोड़ेंगे ना, और फिर I का मान आपने पढ़ा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो कुल विद्युत वाहक बल E है, कुल प्रतिरोध इतना है, ऊपर ले जाएंगे तो आपका Ne/NR + r हो गया। आधा कहानी खत्म हो गया बच्चों, बस इसके बाद हम कुछ नहीं करते हैं। यही हमारा सेलों का जो समांतर क्रम संयोजन है उसके लिए टोटल धारा है। अब यहां से दो कंडीशन लगाएंगे, दो कंडीशन का मतलब बाहर का प्रतिरोध कम हो जाए या आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाए, दो कंडीशन है। देखिएगा बहुत सिंपल है भाई, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिएगा आप लोग हिंदी यूं आसानी से कर लोगे। आपने कहा I बराबर हमने प्राप्त किया है सर Ne/NR + r। पहला कंडीशन ये है कि आंतरिक प्रतिरोध कम हो बाहर वाले प्रतिरोध से। ये कैपिटल R क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, इससे कम हो। जब इससे कम हो तो इसका मान हटा देंगे, तो I बराबर कितना हो जाएगा Ne/NR, ये कट गया, तो I बराबर हो जाएगा बच्चों E/R। E/R मतलब क्या होगा, एक सेल में बहने वाली धारा, एक सेल में बहने वाली धारा। अब देखिए कितना बढ़िया मजा आएगा। ये जो I का मान है, कितने भी आप जोड़ दो ना, कितने भी सेल जोड़ दो ना समांतर क्रम में, उसका मान एक सेल में जितना धारा होगा उतना ही प्राप्त होगा। कब, जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होगा, बाह्य प्रतिरोध अधिक होगा। मतलब यदि कोई भी सेलों का संयोजन है, यदि उसमें बाह्य प्रतिरोध ज्यादा है तो भाई धारा का मान बिल्कुल नगण्य प्राप्त होगा। चाहे 50 सेल जोड़ दो, आएगा आपका एक सेल का मान ही। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध कम हो, बाह्य प्रतिरोध अधिक हो। बाह्य प्रतिरोध अधिक होगा बच्चों, जिसका मान अधिक होगा उसको लेकर चलेंगे, और जिसका मान जैसे R का मान कम है उसको छोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा E/R। अब आप कहोगे सर E/R क्या है, E आपका विद्युत वाहक बल है, R प्रतिरोध, या इसे विभवांतर बटे प्रतिरोध, तो V/R होता है, तो वो I के बराबर होता है। तो ये जो परिणामी धारा है वो एक सेल में बहने वाली धारा के मान के बराबर होता है। यानी हमने ये कहा कि समांतर क्रम में यदि सेल जुड़े हैं और बाहर का प्रतिरोध अधिक है, तो फिर जो तुल्य धारा का मान आएगा वो एक सेल में बहने वाली धारा के मान के बराबर होगा। मतलब I का मान E/R के बराबर होगा। ये चीज निकल कर आया। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि जब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाए, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि r ज्यादा हो जाए। ठीक है, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं NR बड़ा हो बच्चों, सॉरी छोटा हो किससे, r से। ये कंडीशन, इस स्थिति में क्या होगा, इसका मान कम हो जाए तो इसको छोड़ देंगे। मतलब I बराबर कितना हो जाएगा, Ne/r, मतलब I बराबर Ne/r। E/R मतलब एक सेल में बहने वाली धारा का n गुना टोटल धारा निकल कर आएगा।
नहीं समझ में आया? मैंने ये कहा कि इस बार आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो, बाह्य प्रतिरोध कम हो जाए। तो भाई जब बाह्य प्रतिरोध कम हो जाए तो बाह्य प्रतिरोध को छोड़ देंगे, NR को छोड़ देंगे, तो कितना बचेगा? NE बटा R। तो N करके अलग करेंगे तो E बटा R। E बटा R क्या है? एक सेल में बहने वाली धारा। मतलब जब आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा और बाह्य प्रतिरोध कम है तो जो तुल्य धारा निकलेगा यानी टोटल धारा का मान जो प्राप्त होगा बच्चों, वो जितना भी एक सेल में बहता है धारा उसके n गुना होगा। मतलब धारा का मान कब अधिक होगा बताओ? यदि समांतर क्रम में सेल जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में सेल जोड़े गए हैं तो धारा का मान कब होगा? जब भाई बाह्य प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए। यानी बाह्य प्रतिरोध का मान यदि कम है और उसको समांतर क्रम में जोड़ दें तो धारा का मान अधिक हो जाएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन मैं आपको फैक्ट की चीजें बताता हूं कि भाई सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन कब करना चाहिए? तो मुझे अधिक धारा प्राप्त करना है तभी तो संयोजन करेंगे। तो जब बच्चों धारा अधिक कब बहती है? जब R का मान अधिक हो, यानी जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो। फैक्ट की बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध यदि अधिक है तब उसे हम अधिक धारा प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, और यदि आंतरिक प्रतिरोध कम है तो फिर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अधिक धारा मान मिलेगा। ध्यान रखना भाई, बहुत बड़ी फैक्ट की बात है। जो बच्चा इसे लिख लिया समझ लो कहीं मिलने ही वाला नहीं है ये चीज। ठीक है कि यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है तो हम कैसे जोड़ दें उसको कि धारा का मान अधिक होगा? तो सेलों का बच्चों यदि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है तो उसको समांतर क्रम में जोड़ दो तो धारा का मान अधिक मिल जाएगा। और यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम है तो उसे किस क्रम में जोड़ दें? तो उसे फिर श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो धारा का मान अधिक मिल जाएगा। ये दोनों में से फैक्ट निकल कर आया। ठीक है बच्चों, बाकी स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे। बीच बीच में मैं जैसे पढ़ाते रहता हूं, बीच बीच में समय भी देता हूं। बाकी यदि आपको नोट्स लेना है तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर बच्चों 9685299149 है, 9685299149। ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स लेना है तो प्रॉपर रूप से नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।